फ्रेंड्स, विद्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित पांडे को इस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल की हमारी सीरीज चल रही थी, एक पार्ट हमारा हो चुका है, सेकंड पार्ट हम आज अभी ले रहे हैं। ये पार्ट बाय पार्ट, वन बाय वन मैटर आपको लगातार आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी लगातार वैकेंसीज़ की एक लाइन सीरीज पूरी चल रही है। यूपीबी, यूपीएसआई जिनका टेंडर अभी पास हो चुका है और आपकी वैकेंसी जल्दी ही सामने होगी। आरओ एआरओ की वैकेंसीज़ भी आपके पास में जल्द ही आ जाएंगी, और इसी के साथ साथ एपीएस हो गया और अनगिनत वैकेंसियाँ लगातार आपके पास आती ही रहेंगी, ठीक है, जिनमें यूपी स्पेशल का रोल आपका बहुत ज़्यादा है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको लगातार मैटर्स प्रोवाइड करते रहें और आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को आप जान जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज क्या मैटर है उनको धीरे धीरे करेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट पहले हम देखेंगे कि कैसे क्या बदलाव हुए हैं। जैसे आपको पता होगा कि वन स्थिति रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में वन स्थिति में हमारे पास आता है कि कैसे क्या वन में बदलाव हुए हैं, और क्या जो हमारे पास जो रिपोर्ट आती है वो प्रति 2 वर्षों पर आता है। इसी में वनावरण और वृक्षावरण होता है। वनावरण क्या होता है, वृक्षावरण क्या होता है, इनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। पहला, सबसे पहले हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार हम यहाँ पे बात करेंगे। याद रखिए, जो वन स्थिति रिपोर्ट होती है प्रति 2 वर्षों पर आती है। 21 में आई, 23 में अभी आएगी, ठीक है। तो वन बाय वन करके आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगे। पहले हमारे पास आता है कुल वनावरण क्षेत्र। वनावरण और वृक्षावरण को भी हम यहीं पर डिफाइन करते हैं। वनावरण क्या होता है, वनावरण हमारे पास क्या कहता है और वृक्षावरण क्या कहता है। अगर हम बात करते हैं वनावरण की, वनावरण में आप याद रखिए कि जब हमारा कोई क्षेत्र पूरा वन से ढका हुआ होता है बिना कृत्रिम रूप के, यानी किसी कृत्रिम सहायता के बिना ही वो पूरा का पूरा क्षेत्र वनों से ढका होता है, तो हम उसको कहते हैं वनावरण। अगर हम बात करते हैं कि हम उसको वृक्षावरण की बात कर दें, तो वृक्ष यानी कि सिर्फ वनावरण में उसमें हर तरह की चीज़ें आएंगी, उसमें झाड़ियाँ और ये सब मिला के बनते हैं। वनावरण में क्या होता है, पेड़, जो पेड़ पौधे हैं बड़े से बड़े, और उसी के साथ साथ कृत्रिम रूप भी शामिल होता है कि हम उनमें जाके यानी ह्यूमंस के द्वारा उनको लगाया जाता है। यानी इसमें हम देख लें तो जो सड़क होते हैं, सड़क मार्गों के किनारे साइड्स में भी लगाए जाते हैं, ये भी उसी का पार्ट बन जाते हैं, यानी कहीं ना कहीं इसमें ह्यूमन सपोर्ट होता है। तो हम क्या कहते हैं, वनावरण और वृक्षावरण ये दोनों ही हैं। हम इसमें देखते हैं कि इनका क्या क्या रिपोर्ट है। कुल वनावरण क्षेत्र की बात कर लें तो ये हमारे पास आता है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर का ये क्षेत्र जो है वो टोटल वन से ढका हुआ है। ये यूपी का पूरा क्षेत्र। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15%, उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% ये क्या है, ये वन से ढका हुआ क्षेत्र है। पूरे उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्र का 6.15% ये क्या है, वन से ढका है, या कह सकते हैं वनावरण है, ठीक है। अगला हम देखेंगे अति सघन वन, यानी कि बहुत ही सघन या ढके हुए वनों की बात कर लें तो ये हमारे पास क्या है, 1.09%। 1.09% ये क्या है, अति सघन वनों की संख्या का यानी क्षेत्र का है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.09% जो है वो क्या है, अति सघन वन है। मध्यम सघन वन यानी थोड़े कम की बात कर लें तो इनका पार होता है 1.67%। 1.67% जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है, सब पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है, 1.67% ये क्या है, मध्यम वन पाए जाते हैं। खुले वनों की बात कर लें तो इनका पार्ट होता है 3.39। 3.39 जो है वो क्या है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का ये खुले वन है, यानी इनमें काफ़ी दूरी भी पाई जा सकती है, यानी बीच बीच में स्पेस मिल जाते हैं, ये ऐसे वन होते हैं, ये यूपी का। अगर हम झाड़ियों की बात कर लें
तो इनका क्षेत्रफल होता है 563.38 वर्ग किलोमीटर। कुल क्षेत्र का 0.23% क्या है, झाड़ियों से है। जो झाड़ियाँ होती हैं यानी कांटे और इस तरह की झाड़ियाँ होती हैं, वो उनका क्षेत्र जो है क्षेत्रफल 563.38 वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें तो 2.3%, यानी ये हम यूपी के क्षेत्रफल की बात को कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद में कि फिर हमारे पास आगे क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आता है, उसमें हम देखते हैं अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले। अगर हम बात करते हैं अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले ज़िले की बात कर लें, जिनमें बहुत ज़्यादा वनों की संख्या या उनका क्षेत्र वन से ज़्यादा ढका है, तो हम देखते हैं पहले नंबर पर आ जाता है सोनभद्र। सर्वाधिक वनाच्छादित वाला जो ज़िला है यूपी का, वो कौन सा है, सोनभद्र। दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा चंदौली। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है चित्रकूट। ठीक है, पहले नंबर पर हमारा आ जाता है सोनभद्र, दूसरे नंबर पर हमारा आ जाता है चंदौली और तीसरे नंबर पर आता है चित्रकूट। अगला हम देखते हैं हमारा है न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले ज़िले, यानी कम से कम वनाच्छादित वाले ज़िले, यानी सबसे कम वनाच्छादित वाले ज़िले कौन से हैं, तो सबसे कम वनाच्छादित वाला यूपी का ज़िला है भदोही। यानी भदोही पहले नंबर पर आता है सबसे कम वनाच्छादित ज़िला, दूसरे नंबर पर आता है मैनपुरी, तीसरे नंबर पर आता है देवरिया। इनमें वनों की संख्या बहुत कम है। यानी अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक, यूपी का सर्वाधिक वनाच्छादित ज़िला हम बोलेंगे सोनभद्र, सबसे कम वनाच्छादित जिला भदोही। वन लाइनर आंसर है, बहुत पूछे जाते हैं। आप इन लोगों को चीज़ों को हमेशा ध्यान करके रखें, याद करके रखें। जहाँ भी आप बैठे हैं आप पॉइंट करके इनको वर्ड टू वर्ड लिख लें। और ख़ास करके मैं चीज़ों को बोलना चाहूँगा, अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं, यानी हमारी जो YouTube चैनल है विद्या क्लासेस लखनऊ, आप यहाँ से देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों को वहाँ से देखें। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं, यानी GS ट्रिक बाय अमित पांडे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इंडिया से बाहर से भी लोग जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी अगर हैं तो ये आपको उस पर भी मैटर मिल जाएगा और YouTube पर भी मिल जाएगा। पर कहीं से भी बैठे हो आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहो, कहीं से भी हो पढ़ो, बेहतर पढ़ो और जल्दी से जल्दी अपने आप को सफल बनाओ। ठीक है, पॉइंट देखते हैं हम अगला। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिले, वहाँ पर क्या था, वनाच्छादित। यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या था, वन से आच्छादित हैं, यानी अधिकतम क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल परसेंट, अगर हम परसेंट, जैसे किसी का जितना भाग है उसका कितना परसेंट जो है वहाँ पर है, वो परसेंटेज में है। यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल की बात को करेंगे। तो अधिकतम वन क्षेत्रफल वाला जिला बात करें तो इसमें भी सोनभद्र पहले नंबर पर आ जाता है। चाहे आप परसेंटेज की बात कर लो, चाहे क्षेत्रफल की बात कर लो, यूपी में सर्वाधिक वनाच्छादित परसेंटेज वाला जिला कर दें तो भी सोनभद्र, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला कर दें तो भी हमारा पहला राज्य जिला क्या आ जाएगा, सोनभद्र। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला आ जाएगा लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर आ जाएगा मिर्ज़ापुर। आगे देखते हैं न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। तो सबसे पहले न्यूनतम में आप याद रखिए, न्यूनतम परसेंटेज में जिला बात कर लें तब भी भदोही है, और अगर न्यूनतम क्षेत्रफल की भी बात कर लें तब भी पहले नंबर पर आ जाता है भदोही, दूसरे नंबर पर मऊ और तीसरे नंबर पर मैनपुरी। ये क्या है, सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले हैं। ठीक है, इसमें आप देखेंगे वन बाय वन सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, अगर हम परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो सोनभद्र, न्यूनतम की बात कर लेते हैं वन क्षेत्रफल प्रतिशत में तो भदोही, अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले ज़िले की बात कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है सोनभद्र, न्यूनतम की बात कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है भदोही। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला हमारे पास में आ जाता है उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। ठीक है, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव क्या है, कैसे है, इनके बारे में हम यहाँ पे आज जानकारी लेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव क्यों मनाया गया,
क्या ज़रूरत थी इसके लिए, ये भी आप जानें। देखिए, वनों के लिए हमेशा जितना किसी चीज़ को बढ़ोतरी करना होता है, जैसे कि हमने बालिकाओं को बढ़ोतरी करने के लिए यानी कि बालिकाओं के वृद्धि के लिए या फिर उनको एक मजबूती बनाने के लिए बालिका दिवस बनाया गया, बालिकाओं के सम्मान के लिए बनाया गया, महिला दिवस बनाया गया। उसी तरह से अगर किसी को बढ़ावा देना है तो उनके लिए दिवस बनाए जाते हैं, उनके लिए महोत्सव बनाए जाते हैं। उसी तरह से वनों को वृद्धि देने के लिए हम लोगों ने वन महोत्सव या उनकी एक बचाव के लिए हमने वन महोत्सव बनाया। तो वन महोत्सव क्या था, प्रारंभ की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का जो प्रारंभ हुआ था जुलाई 1952 में हुआ था। वन टाइम सिंगल क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। इन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कभी भूलना ही नहीं है। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वन महोत्सव का प्रारंभ यूपी में कब हुआ, ये कब हुआ था, जुलाई 1952 में। कब हुआ था, जुलाई 1952 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन महोत्सव का सप्ताह। तो कब से सप्ताह होता है, 1 से 7 जुलाई तक का। 1 से 7 जुलाई प्रतिवर्ष जुलाई का प्रथम सप्ताह, 1 से 7 तारीख का जो जुलाई का सप्ताह होता है वो वन सप्ताह के नाम से जाना जाता है। इसमें ज़्यादातर लोग कहते हैं अधिक से अधिक पौधों का रोपण किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे जुलाई का महीना पहले सप्ताह जैसे आता है, लोग अपनी फ़ोटो पोस्ट करते हैं पौधा लगाते हुए। ठीक है ना, ये इसी के कारण होता है। वन महोत्सव का आंदोलन का मूल आधार, ठीक है, वन महोत्सव के आंदोलन किए गए, उनका मुख्य आधार क्या था, वृक्ष का अर्थ है जल। याद रखिए, ये टैगलाइन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एपब लेवल की बात करें, जैसे पीसीएस हो गया, आरओ आरओ, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, एपीएस में क्वेश्चंस दिखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास में आपको टैगलाइन दिख जाते हैं, जैसे वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। यानी इसने कहीं ना कहीं वृक्षों को ये दिखा दिया कि ये हमारे जीवन का आधार है। अगर आप ये सोचते हैं कि हम खाना खाएंगे, रोटी खा लेंगे तो हमारा पेट भर जाएगा, नहीं। इस माध्यम से ये बताया कि वृक्ष है तो बारिश होगी यानी जल मिलेगा। अगर जल मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, फसल उगेगी, और फसल उगेगी तो रोटी मिलेगी, और रोटी है तो हमारे पास भोजन खा सकते हैं यानी हमारा जीवन है। ये इसका टैगलाइन है, वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार, या इसका जो टाइमलाइन या टैगलाइन जो कह दें वो हमारे पास ये लाइन ही है। क्या है, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है, और रोटी का अर्थ ही क्या है, जीवन है। ठीक है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए और बहुत अच्छे से इनको तैयार करके रखिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला हमारे पास आता है वनों पर आधारित प्रदेशों के मुख्य उद्योग और संबंधित जिले और क्षेत्र। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे कि कौन कौन से ज़िलों से हमें क्या क्या चीज़ें बनती हैं और क्या क्या वहाँ से हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम स्टार्ट करते हैं। वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग संबंधित जिले या क्षेत्र। पहले हमारे पास बात आता है बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड के उद्योग। अगर हम बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड के इनके उद्योग की बात करें तो ये यूपी में कहाँ पर हैं, तो इनकी जो उद्योग हैं वो बरेली में हैं, नजीबाबाद में हैं, ज्वालापुर में हैं। ये क्या हैं, बरेली, नजीबाबाद, ज्वालापुर में इनके उद्योग सर्वाधिक हैं। अगला हम करते हैं कागज उद्योग। यूपी में जो कागज उद्योग है उसके लिए इकलौता शहर कौन सा है, सहारनपुर जिला। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा कागज़ के उद्योग हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लकड़ी के खिलौने। अगर लकड़ी के खिलौने की बात कर लें तो ये आता है सोनभद्र में और आता है वाराणसी में। लकड़ी के जो खिलौने होते हैं वो वाराणसी और सोनभद्र में सर्वाधिक होते हैं। ठीक है, अभी कुछ समय पहले आपको पता भी चला था सोनभद्र में सर्वाधिक वन आच्छादित।
वन की संख्या ज़्यादा, वन का क्षेत्र ज़्यादा, तो लकड़ी के काम भी सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं खेल का सामान, जो भी खेल के लिए चीज़ें बनती हैं, यानी जैसे बैट हो गया, हॉकी स्टिक है, इन सब चीज़ें जो बनती हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? मेरठ में इसके उद्योग हैं। कहाँ पर हैं? मेरठ में। आप कहीं भी जाओ, खेल की चीज़ें आपसे पूछोगे तो खेल के लिए कहाँ मशहूर है? मेरठ। खेल के लिए कौन जाना जाता? मेरठ। आगे देखते हैं, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने। बीड़ी जो धूम्रपान के लिए यूज़ किया जाता है, और इसी के साथ में चीनी मिट्टी के बर्तन देखिए बहुत सुंदर से बने होते हैं चीनी मिट्टी के बर्तन। उनका लिए कहाँ से उद्योग प्रसिद्ध है? तो उसके लिए है मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर। कौन है? अगर चीनी मिट्टी के बर्तन और बीड़ी की बात आ जाती है तो कौन है? मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। ठीक है, एक एक चीज़ें आपको बहुत ध्यान से बताई जा रही हैं, ध्यान करके आप उनको समझो, सुनो और उसको हर हाल में दिमाग में अपने बिठा लो, क्योंकि ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आपको नंबर दिला पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला हमारे पास में कौन स्लाइड पे दिखता है? चलिए, अगला हमारे पास में क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम, क्या क्या योजनाएं बनाई गई, कैसे कार्यक्रम बनाए गए हैं, उसके लिए उत्तर प्रदेश के बारे में हम यहाँ से जानकारी लेंगे। चलिए, पहला हमारे पास आता है सामाजिक वनिकी योजना। सामाजिक वनिकी योजना, सामाजिक वनिकी योजना हमारा 1979 में आया था। कब आया था? 1979 में हमारे पास आया। क्या था नाम? सामाजिक वनिकी योजना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बांस रोपण एवं वन सुधार योजना। क्या है? बांस रोपण यानी बांस को लगाया जाना, और वन सुधार योजना। वन सुधार योजना की बात कर लें तो सबसे पहले कब आया? 2007-2008। एक क्वेश्चन आप लोगों से, अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे लंबी घास कौन सी है, ठीक, कौन सी होती है, आप लोग एक बार दिमाग में सोचो, लास्ट में मैं इसका जवाब अभी दूंगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं बांस रोपण एवं वन सुधार योजना कब आया? 2007-2008 में। ठीक है, वृक्षारोपण विस्तार योजना। वृक्षारोपण विस्तार योजना कब आया था? तो ये आया था 2007 और 2008 में। 2007-8 में वृक्षारोपण विस्तार यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, क्योंकि पर्यावरण की शुद्धता के लिए आपको वृक्षों का होना अति आवश्यक होगा। वन श्रमिकों का कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ है, यानी श्रमिकों के लिए, जो भी ऐसे लोग हैं जो वन विभाग कर्मी हैं या फिर वनों के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके श्रमिक हैं, उनके लिए क्या करना है? बीमा योजना प्रारंभ किया गया। तो कब किया गया था? वर्ष 1989 से 90 के बीच में किया गया था। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना हमारी आई थी वर्ष 2004-2005 में। क्या आया था? वृक्षारोपण, लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना हमारी कब आई थी? वर्ष 2004-2005 में आया था। नेक्स्ट हमारा है सघन वृक्षारोपण। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम यानी एक दूसरे से इतने सटे हुए वन क्षेत्र यानी वनाच्छादित, सघन वनाच्छादित जो बनाने के लिए ये वृक्षारोपण कब का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया? ये किया गया 2005 और 2006 में। ठीक है, वृक्ष बंधु पुरस्कार। वृक्ष बंधु पुरस्कार ये कब आया? ये योजना आया है 2007-2008 में आया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास में क्या है? कार्यक्रम और योजना। ये भी आपको याद रखिए, आपको बहुत डिटेल इनमें नहीं पूछता है, हमेशा इनमें पूछता है इनकी शुरुआत कब कब हुई थी, ये कार्यक्रम कब आए हैं। इनकी डिटेल्स आपको आगे भी मिलेंगे, एक एक योजना में क्या क्या है ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आज हमारे पास में जो सीरीज़ है इनमें हम आपको ज़्यादातर ये बताएंगे कि किन की शुरुआत कब हुई, यानी वन लाइनर क्वेश्चन आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं कि जिससे आप देखते ही आंसर दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक समराइज सिलेबस आपको एक मैटर दिया जा रहा है जिनको आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, मैंने अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन क्या पूछा था? सबसे लंबी घास कौन सी होती है? ठीक है, याद रखिए, सबसे लंबी घास, घास के रूप में आप ये समझते हैं घास, ये जो ज़मीन पे देख रहे हैं यही घास नहीं,
बैम्बो ट्री, बांस का जो पेड़ होता है वो सबसे लंबी घास के रूप में जाना जाता है। कौन सा? बांस का पौधा। समझ गए ना? याद रखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर भी अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं अगले पॉइंट पर हमें क्या मिलता है। ठीक है, ओके, अगले बात हमारे पास में अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश का बाघ परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बाघ परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का बाघ परियोजना। यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश के बाघों की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लें। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाता है? दुधवा। ठीक है, दुधवा की बात हम कर लेते हैं। तो दुधवा हमारा कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क ये हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पहुँच जाता है लखीमपुर खीरी। ठीक है, लखीमपुर खीरी में क्या है? हमारा दुधवा नेशनल पार्क है। अब अगर हम पीलीभीत की बात कर लेते हैं तो पीलीभीत कहाँ पर है? पीलीभीत पार्क हमारा पीलीभीत में ही पड़ेगा। ठीक है, यानी जैसा नाम है वहीं पे ये पड़ जाएगा। पीलीभीत हमारा कहाँ पे है? ये पीलीभीत पार्क पीलीभीत में ही पड़ जाएगा। फिर हमारे पास आता है अमनगढ़ की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो ये अमनगढ़ पड़ता है, ठीक है, अमनगढ़ भी हमारे पास में रामपुर ज़िले में आ जाएगा। यानी जो हमारा अमनगढ़ हो जाता है, अमनगढ़, ये अमनगढ़ हमारा कहाँ पर है? ये हमारा रामपुर में आ जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास लास्ट में आता है रानीपुर। रानीपुर के देखिए क्षेत्र में कुछ पार्ट इसका बुंदेलखंड पे आता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में बाघ के बाद जो बाघ का क्षेत्र है और बाघ अभ्यारण्य, तो हमारे पास पहला आ जाता है पीलीभीत। तो पीलीभीत हमारा पीलीभीत में ही पड़ेगा। दूसरा हमारे पास आता है दुधवा नेशनल पार्क बाघ अभ्यारण्य है, तो यहाँ पर ये हमारा लखीमपुर खीरी में पड़ जाता है। अमनगढ़ हमारा कहाँ पे है? वो रामपुर में है। रानीपुर हमारा कहाँ पर जाता है? बुंदेलखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगला हमारे पास में क्या मैटर मिलता है? ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से चिड़ियाघर हैं उनके बारे में भी यहाँ से हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम चिड़ियाघर की बात देखते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है नवाब वाजिद अली शाह। कहाँ पर है हमारा? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, पहले हमारे पास कौन आता है? नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, जूलॉजिकल गार्डन ये कहाँ पर है? लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली शाह पार्क हमारा कहाँ पर है? ये हमारा पहुँच जाता है लखनऊ में। फिर हमारे पास आता है कानपुर प्राणी उद्यान। कानपुर प्राणी उद्यान हमारा कानपुर में ही है। फिर हमारे पास आ जाता है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। ये यूपी का तीसरा, यानी कि हमारा शहीद अशफाक उल्लाह पार्क हमारा ये कहाँ पर आ जाता है? ये हमारा पहुँच जाता है गोरखपुर में। ठीक है, ये हमारे पास में लगातार आपको 3 पार्क यहाँ पे आपको दिखते हैं। ये कैसे हैं? ये हमारे होते हैं उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में यानी कि जगह जगह से जितने भी जंगली जानवर यहाँ पे होते हैं उन सभी को यहाँ पे लेके आया जाता है, एक पालतू के रूप में रखा जाता है, या फिर हम ऐसे भी जानवरों को लेते आते हैं जो शायद सर्वाइव नहीं कर पाते हैं जंगलों में, उनको भी ला के हम यहाँ पे रखते हैं, जिनसे आप उनसे जाकर उनको देख सकते हैं, उनकी प्रकृति कैसी है और क्या है आप उनसे जान सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। अगला हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। वन्यजीव विहारों की संख्या उत्तर प्रदेश की है टोटल 11। ठीक है, 1 बाय 1 यहाँ पे भी हम जानकारी लेते हैं, बेहतर से जानकारी लेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, अच्छे से वीडियो को आप लगते हैं तो अच्छा सा कमेंट भी दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। अगला हमारे पास पॉइंट आता है वन्यजीव, उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार। संख्या कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप वन टाइम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करिए, आंसर दीजिए। पहला हमारे पास आता है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कहाँ पर है ये? आगरा और इटावा में।
आगरा उटावा, यहाँ पर क्या कहाँ पड़ता है, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। नेक्स्ट हमारे पास आता है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, कहाँ पर है ये, ललितपुर, कहाँ पर है ये, ललितपुर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैमूर वन्यजीव विहार, कहाँ पर है ये, मिर्जापुर एवं सोनभद्र, कहाँ पर, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में कहाँ पड़ जाता है, कैमूर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट हमारे पास आता है हस्तिमापुर वन्यजीव विहार, कहाँ पर है, मेरठ, हापुड़, जौनपुर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इन सभी के पार्ट्स में इसका जगह मिल जाती है। यानी हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कौन कौन से क्षेत्रों में आ जाता है ये, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, ठीक है, सॉरी हाँ मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, कौन सा नाम है, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, कहाँ पर ये पाया जाएगा, महाराजगंज, ठीक है, कहाँ पर है ये, महाराजगंज। आगे हम और भी देखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, कौन सा है ये, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, पाया कहाँ जाएगा, चंदौली, कहाँ पर है ये, चंदौली। नेक्स्ट हमारा है कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार आपको मिलेगा वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी, वाराणसी में मिलता है कछुआ वन्यजीव विहार। नेक्स्ट हमारा है किशुनपुर वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी, कहाँ पर है ये, लखीमपुर खीरी। रानीपुर वन्यजीव विहार, ये आपको मिलेगा चित्रकूट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा करतनिया घाट वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, बहराइच। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोहेलवा वन्यजीव विहार, सोहेलवा वन्यजीव विहार आपको मिलेगा बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती के क्षेत्रों में आपको मिलता है सोहेलवा वन्यजीव विहार, ठीक है। ये आपके पास में कौन से थे वन्यजीव विहार, कहाँ कहाँ पे हैं, टोटल यूपी में कितने थे, 11, और उनके 1 बाय 1 आपके पास में आंसर मिलते रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार, ठीक है। पक्षी विहारों के बाद हम यहाँ पे देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। पक्षी विहारों में हम देखते हैं कौन कौन से पक्षी विहार हैं। उत्तर प्रदेश के पक्षी विहारों की संख्या कितनी है, 14, कितनी है पक्षी विहारों की संख्या, 14। 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आता है विजयनगर पक्षी वन्यजीव विहार, कहाँ पर है, महोबा। दूसरा है पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, गोंडा में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर पड़ जाएगा, आगरा में। और दूसरा आ जाता है इटावा। इन दोनों के क्षेत्रों में हमारा मिलकर क्या बन जाता है, सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार। अगला हमारा है समन, समन पक्षी वन्यजीव विहार, समान लिख गया लेकिन समन में पक्षी वन्यजीव विहार है ये कहाँ पर है, मैनपुरी इटावा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार, ये कहाँ पर है, संत कबीर नगर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार, कहाँ पर पड़ेगा ये, अलीगढ़ क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारे पास आता है जयप्रकाश नारायण सुरहाताल पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको पड़ जाएगा बलिया जिले में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद वन्यजीव विहार नवाबगंज में, ये पड़ता है आपको उन्नाव जिले में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका मिलेगा आपके रायबरेली में। पटना पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको पड़ेगा एटा जिले में। फिर हमारे पास आता है लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको कानपुर में पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सांडी पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपको हरदोई जिले में पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओखला पक्षी वन्यजीव विहार, ये गौतम बुद्ध नगर में है। लास्ट हमारे पास आ जाता है यानी कि 14वें नंबर पर आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार, ये आपका प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है, ठीक है। ये जितने भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिकल बुक 2018 के तहत उपयुक्त अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जिला लखीमपुर खीरी और 2 अन्य टाइगर रिजर्व यथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहांपुर अन्य अमरगढ़ टाइगर रिजर्व जिला बिजनौर के विवरण दिए गए। यानी ये जितने भी दिए गए हैं ये 2018 के आंकड़ों के हिसाब से जो परिवर्तन हुए और उनमें जो ऐड हुए उन सभी के साथ का एक टोटल एग्जैक्ट डेटा है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास में क्या पॉइंट बचते हैं उनको भी हम यहीं पे देखते हैं। अगला हमारे पास आता है उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख जातियां। उत्तर प्रदेश में मछलियों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं उनको भी हम यहाँ पे 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में पहली मछली आ जाती है कट्टा मछली। दूसरा हमारे पास आ जाता है सिंधी मछली। अगला है रोहू मछली, मांगुर मछली, फिर आता है ब्रिगाल मछली, फिर आ जाता है रसेला मछली, फिर आता है लाबी मछली, फिर आता है पहाड़िन मछली, फिर आता है ट्राउट मछली, अगला है तेगन मछली,
फिर आता है क्यूचिपा मछली, फिर आ जाता है सौल मछली, और फिर आता है ईल मछली, हिल्सा मछली, वित्तल मछली, और फिर मत्स्य। ये क्या है, इतनी प्रजातियां यूपी में पाई जाती है किनकी, मछलियों की। ये मछलियों की प्रजातियां उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मिला के मिलती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मछलियों की प्रजाति मिल गई। लास्ट में हमारे पास आता है इटावा सफारी पार्क के प्रमुख तथ्य। यहाँ इटावा लायन सफारी जो है, यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या है उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सभी डेटा ज़्यादा हैं, हम आपको जल्दी जल्दी चीज़ों को बता रहे हैं, पर डेटा लगभग सारे आपको आंकड़े आपको मिल जाएंगे। पहला हमारे पास आता है स्थापना। ये एशियाई शेरों के वैकल्पिक आवास के उपलब्ध कराने हेतु बनाया गया था, यानी एशियाई शेर जो थे उनके रहने के लिए ये जगह बनाई गई थी। ये और साथ ही साथ में पर्यटन के विकास के लिए भी किया गया। अगर हम देखते हैं कि यूपी में कुछ भी चीज़ें बनाई जाती हैं तो पर्यटन से उनको लाभ मिलता है, अगर पर्यटन होंगे तभी उनको कुछ फ़ायदे मिलेंगे। इसीलिए रखा गया कि एशियाई क्षेत्र जो शेर हैं उनको रहने के लिए एक वैकल्पिक आवास की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ जो लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट आते हैं, उनसे भी यहाँ पे उनसे कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रमुख जीव जो इटावा लायन सफारी में या इटावा सफारी में पाए जाते हैं वो कौन से हैं। पहला है शेर पाया जाता है, हिरण पाए जाते हैं, हाथी के लिए आवास है, तेंदुआ और भालू। ये कुल 5 ऐसे जीव हैं जिनके लिए इटावा के लिए जो इटावा सफारी पार्क बनाया गया है, इनमें इन 5 जीवों के लिए स्पेशली आवास रखे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं और क्या नए मैटर हमको मिलते हैं यहाँ से, इनके बारे में भी हम देखेंगे। वन्य जीव संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई गई, जो योजनाएं हैं उनके भी बारे में हम जल्दी से जल्दी देख लेते हैं। पहला हमारे पास आता है मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र, मयूर याद रखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इनके संरक्षण के लिए वैसे भी बहुत सारे एक्ट बनाए गए हैं और उनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, तो हमारे पास में संरक्षण केंद्र जो बनाया गया वो कहाँ पर है, वृंदावन और मथुरा। यानी अगर आपसे पूछ ले मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो आपका वृंदावन और मथुरा में पड़ता है। कछुआ पुनर्वास योजना आया। ठीक है, कछुआ पुनर्वास योजना गंगा नदी के प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण। गंगा नदी में आप वैसे भी देख लें इतना ज़्यादा वेस्टेज जाता है जिसकी वजह से गंगा नदी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, यानी ढक चुकी है पूरी गंदगी से। इसके लिए क्या किया गया कि उनके प्रदूषण को साफ करने और कछुओं के संरक्षण के लिए योजनाएं बनाया गया। फिर आया घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना जो बनाया गया वो मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु बनाया गया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। ठीक है, वन्यजीव विहार से उनको भी हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे और ये हमारी लास्ट स्लाइड रहेगी। बाकी हमारे पॉइंट्स जो हैं आगे ही हमारे ऐसे ही मिलते रहेंगे। इस पॉइंट को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य पहला हमारे मिलता है प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार। ये भी आपके 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। आता है पहला सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, चंदौली में है। कौन सा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और ये कहाँ पर है, चंदौली में। सबसे फिर आता है प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है ये, लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट है 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट है 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया, पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या दिया गया है, 9 जून 2014 को क्या दे दिया गया, उत्तर प्रदेश द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में प्रथम सप्ताह यानी 1 से 7 को मनाया जाने वाला क्या है, वन्यजीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह। क्या मनाया जाता है, वन्यजीव प्राणी सुरक्षा सप्ताह।
ठीक है, ये हमारी सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको यूपी स्पेशल के मैक्सिमम पार्ट दिए गए। इसी तरह से यूपी स्पेशल के और भी पार्ट्स आपको 1 बाय 1 दिए जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और इसी के साथ साथ में अगर आप पेज पे हमें फॉलो करते हैं तो जीएस ट्रिक बाय अमित पांडे के नाम से हमारा पेज चलता है। और अगर आप हमें यूट्यूब पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको ये विद्या क्लासेस लखनऊ पे मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।